नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकार आईएएस के इस ऑनलाइन मंच पर। और विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि विजयारंभ टेस्ट सीरीज 2.0 का संचालन आकार आईएएस के द्वारा किया जा रहा है। और इस रविवार जो आकार आईएएस में जो प्रश्न पत्र संचालित किया गया था, ये मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित था, अर्थात कि यूनिट नंबर 4 से संबंधित था, जिसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। और ये बहुत सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। और इन्हीं प्रश्नों की व्याख्या के साथ मैं राहुल कुमार बघेल आप सभी के समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत हूँ। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात की जाए तो ये करंट का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों आपको पता है कि हर बार जीआई टेक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। पहले प्रश्न की अगर बात की जाए तो पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में किस शिल्पकला को जीआई टैग मिला है। जी हाँ दोस्तों, किस शिल्पकला को जीआई टैग मिला है? तो आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में 2025 की अगर बात की जाए तो 5 हस्त शिल्पकला ऐसी है जिसको कि जीआई टैग मिला है। जिसमें अगर बात की जाए तो खजुराहो का जो स्टोन क्राफ्ट है, अर्थात की प्रस्तर शिल्पकला, इसे जीआई टैग दिया गया वर्ष 2025 में। इसके अलावा अगर बात की जाए तो काष्ठ शिल्पकला, अर्थात की छतरपुर के फर्नीचर शिल्पकला को यहां पर दिया गया जीआई टैग। इसके अलावा अगर धातु शिल्पकला की बात की जाए तो बैतूल जिले में भरेवा मेटल क्राफ्ट जो है इसको मिला है जीआई टैग। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो ग्वालियर में एक बार पुनः प्रस्तर शिल्पकला को मिला है क्या बेटा? जीआई टैग। और इसके अलावा ग्वालियर के अंतर्गत पेपर में से क्राफ्ट को मिला है जीआई टैग। मतलब ये मान के चले कि वर्ष 2025 के अंतर्गत 5 ऐसी हस्तशिल्प कला है जिनको कि जीआई टैग मिला है। और हाल ही में 2025 में पन्ना जिले में जो हीरा उत्खनन किया जाता है, इस पन्ना के हीरा को भी जीआई टैग दिया गया। तो आप याद रखेंगे कि 5 ऐसी शिल्पकला जो कि जीआई टैग प्राप्त है वर्ष 2025 में, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहां पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? खजुराहो का स्टोन क्राफ्ट बिल्कुल सही है, ग्वालियर का पेपर में से क्राफ्ट बिल्कुल सही है, छतरपुर में काष्ठ शिल्पकला के अंतर्गत फर्नीचर आ जाता है। और बात करें अगर उपरोक्त सभी की तो बिल्कुल सही जवाब आपका होना चाहिए बच्चों डी। तो पहला आंसर आपका होना था क्या बच्चे? डी। आशा करता हूं आप लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही लगाया होगा। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है बलराम ताल योजना। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2007 में शुरू की गई बलराम ताल योजना का मुख्य उद्देश्य जो है, कहीं ना कहीं ये खेतों में तालाब बनाने या फिर मेड़ बनाने से संबंधित है। बच्चों याद रखना कि खेतों में तालाब बनाने से संबंधित बलराम ताल योजना का शुभारंभ जो किया गया था, यह वर्ष 2007 में किया गया था। इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है कि बलराम ताल योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कृषक वर्गों को अनुदान के लिए दी जाने वाली अधिकतम राशि कितनी है? तो बच्चों अगर एससी और एसटी की बात की जाए तो एससी और एसटी के लिए अधिकतम राशि जो है उसका प्रावधान किया गया है 1 लाख रुपए। लेकिन फिर भी हम इसके इर्द गिर्द की जानकारी को जान लेते हैं। जी हां दोस्तों, याद रखना कि कृषि विभाग के द्वारा संचालित की जा रही बलराम ताल योजना में सामान्य कृषक वर्ग को, लघु सीमांत कृषक वर्ग को और एससी एसटी के कृषक वर्गों को अनुदान की जो राशि है इसका अलग अलग प्रावधान है। जैसे कि अगर बात की जाए कि भैया तालाबों में हम क्या करते हैं सर, सीधी सी बात है कि हम क्या करते हैं, जल का संरक्षण करते हैं। आपातकालीन स्थिति में कृषि कार्य बाधित ना हो पाए, ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा या यूं कहे कि कृषि विभाग के द्वारा किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अपने खेतों में तालाबों का निर्माण, छोटे छोटे तालों का निर्माण करवाए। और ऐसी स्थिति में जो हमारे सामान्य कृषक वर्ग होते हैं, सामान्य कृषक वर्गों के लिए 40% न्यूनतम तथा अधिकतम 40% तथा अधिकतम 80,000 रुपए का लाभ इनको प्राप्त होता है। लघु सीमांत कृषकों की अगर बात की जाए तो लघु सीमांत कृषकों को जो लागत राशि है उसका 50% और अधिकतम 80,000 रुपए की राशि यहाँ पर प्राप्त होती है। और एसटी और एसटी के कृषक वर्ग की अगर बात की जाए तो जो लागत राशि होती है उसमें 75% और अधिकतम की अगर बात की जाए तो 1 लाख रुपए की अनुदान राशि इनको प्रदान की जाती है। तो आपको 3 पॉइंट याद रखना है दोस्तों कि सामान्य कृषक वर्ग जो है उसको बलराम ताल योजना के तहत न्यूनतम 40% की लागत राशि का अनुदान या फिर अधिकतम की अगर बात की जाए तो 80,000 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। अगर बात की जाए लघु सीमांत कृषक वर्ग की तो लघु सीमांत कृषक वर्ग को जो न्यूनतम राशि प्रदान की जाती है वो न्यूनतम राशि जो होगी 50% होगी और अधिकतम की अगर बात की जाए तो 80,000 रुपए। और एससी और एसटी के कृषक वर्गों की अगर बात की जाए तो न्यूनतम 75% का प्रावधान है और अधिकतम राशि जो इनको प्रदान की जाती है वो की जाती है 1 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, यह किस स्रोत से लिया गया? तो जनसंपर्क विभाग से इस स्रोत को लिया गया है। बिल्कुल ऑथेंटिक इसको मान के चलिएगा। आगे बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। सर मध्य
प्रदेश सरकार ने खरीफ वर्ष 2025 के लिए भावांतर भुगतान योजना, आप सभी को पता होगा कि भावांतर भुगतान योजना जो है, इस भावांतर भुगतान योजना का प्रारंभ वर्ष 2017 में किया गया था और इस भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत हम फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को तय करते हैं। तो प्रश्न पूछा गया है कि खरीफ वर्ष 2025 के अंतर्गत सोयाबीन की फसल के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है वो कितना है। तो बच्चों याद रखना कि इसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है ये 5,328 रुपए रखा गया है। बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको अच्छे तरीके से आप याद रखें। चलिए भाई साहब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखने को मिलेगा, बाबा सिद्धनाथ परियोजना किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों याद रखना कि बाबा सिद्धनाथ परियोजना की अगर बात की जाए तो बाबा सिद्धनाथ परियोजना मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित है और इस परियोजना का एक अन्य नाम भी हमें देखने को मिलता है, इसे हांडिया बैराज माइक्रो उद्वहन परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश की देवास जिले की प्यारी सी परियोजना, 3 बार बोलकर बता देंगे, बाबा सिद्धनाथ परियोजना देवास, बाबा सिद्धनाथ परियोजना देवास, बाबा सिद्धनाथ परियोजना देवास। इसके अलावा बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों, आप सभी को पता है कि प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल में भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है और हाल ही में वर्ष 2023 की जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है इसका प्रकाशन किया गया। तो बच्चों याद रखना कि वर्ष 2023 में आई भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश में वनों की स्थिति क्या रही, मैं आपको पहले समझा देता हूं, उसके बाद इसका आंसर आप लगाएंगे। दोस्तों मध्य प्रदेश में अगर वनावरण की बात की जाए तो वनावरण जो मध्य प्रदेश का देखने को मिलेगा ये 77073.44 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम वृक्ष आवरण की बात करें तो वृक्ष आवरण जो हमें देखने को मिलेगा ये 8650.14 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा। और अगर वन आवरण एवं वृक्ष आवरण दोनों को मिला देते हैं तो ऐसी स्थिति में जो टोटल वन क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा यह 85,723.58 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ बच्चों याद रखना कि हमारा मध्य प्रदेश एक बार पुनः संपूर्ण भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य बन गया, इसीलिए तो मध्य प्रदेश को वन राज्य के रूप में भी संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि वन रिपोर्ट 2023 से ढेर सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और प्रश्न यहां पर तो सामान्य पूछे गए हैं, लेकिन प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पिछली विगत जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट आई उसकी तुलना में, उससे तुलना करके भी प्रश्नों को यहां पर बनाया जा सकता है। तो आप एक बार 2019 की भारत वन स्थिति रिपोर्ट एवं वर्ष 2021 की भारत वन स्थिति रिपोर्ट एवं 2023 की भारत वन स्थिति रिपोर्ट दोनों को एक बार देखकर जाएंगे तो आपका काम बड़ा ही आसान हो जाएगा। जी हां दोस्तों याद रखेंगे कि यहां पर जो प्रश्न पूछा गया था इसमें सही जवाब क्या होगा, मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश में कुल वन और एवं वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल जो है ये क्या इतना हमें देखने को मिला, नहीं ये गलत है। बच्चों याद रखना ये संपूर्ण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का क्या 28.71% है, नहीं बच्चे ये कितना है तो बोलना 27 आपको देखने को मिलेगा 81%। वहीं पर इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के कुल 50 जिलों को शामिल किया गया, बिल्कुल नहीं दोस्तों 50 जिलों को नहीं शामिल किया गया बल्कि इसमें 52 जिलों को शामिल किया गया है। और अगर मध्य प्रदेश में वृक्षावरण का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 8650.14 वर्ग किलोमीटर मिलता है। तो अभी अभी मैंने बताया आपको कि मध्य प्रदेश में जब भी वृक्षावरण की बात की जाएगी तो 8650.14 वर्ग किलोमीटर, जब भी वन आवरण की बात की जाएगी 77,073.44 वर्ग किलोमीटर और अगर कुल वन क्षेत्र की बात की जाएगी तो 85,723.58 वर्ग किलोमीटर। ये सारी बातें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखना है दोस्तों। ये वे आंकड़े हैं जो बारंबार एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर बार हमें परेशान करते हैं, लेकिन आप जब एक बार बहुत सिनॉप्सिस फॉर्मेट में अगर इनको बना लेंगे तो आपका काम बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो यहां पर केवल और केवल आपका डी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सत्य होगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन बच्चों याद रखना, आप सभी को पता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन वाला जिला अगर कोई है या वन क्षेत्र वाला जो जिला हमें देखने को मिला है ये बालाघाट मिला है, लेकिन दूसरे स्थान पर क्या रहा तो कहना दूसरे स्थान पर हमें देखने को मिला छिंदवाड़ा। ऐसे ही आप 5 जिलों का क्रम याद करके जाए, बिल्कुल क्रम पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला बालाघाट, नंबर 2 पर हमें देखने को मिलेगा छिंदवाड़ा, नंबर 3 पर देखने को मिलेगा बच्चों याद रखना बैतूल, नंबर 4 पर देखने को मिलेगा मंडला और नंबर 5 पर देखने को मिलेगा श्योपुर। मतलब ये 5 जिलों का क्रम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला बालाघाट, दूसरे पे छिंदवाड़ा, तीसरे पे बैतूल, चौथे पे मंडला और 5वें पे श्योपुर। एक बार पुनः बोलकर बताएंगे, नंबर 1 पर बालाघाट, दूसरे पे छिंदवाड़ा,
तीसरे पे बैतूल, चौथे पे मंडला और पांचवे पे श्योपुर। ठीक है दोस्तों, तो 5 जिलों का क्रम आपको याद करके जाना ही होगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना जो कि मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा क्रियान्वित होने वाली है, इसका नाम है पार्वती कालीसिंध चंबल लिंकिंग प्रोजेक्ट। जी हां दोस्तों, ऐसा ही एक प्रोजेक्ट पहले भी आया था जिसे कि हम कहते हैं भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना। भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसके बारे में हम बहुत विस्तार में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यहां पर बात करते हैं पार्वती कालीसिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना की, जो कि मालवा के कुछ क्षेत्रों को लाभान्वित करेगी, साथ साथ मध्य भारत के पठार के कुछ क्षेत्रों को लाभान्वित करेगी और साथ साथ बच्चों राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों को लाभान्वित करेगी। दोस्तों इस लिंकिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुल लागत का कितना केंद्र सरकार व्यय करेगा, तो बच्चों याद रखना इसकी लागत लगभग बताई जा रही है कि 70 से लेकर 72 करोड़ रुपए की लागत। जी हां दोस्तों, याद रखना 70 से लेकर 72 करोड़ रुपए की लागत जो है इस परियोजना के अंतर्गत लगने वाली है, जिसमें कि 21 बांध बनाए जाएंगे। कितने बांध बेटा? 21 बांध बनाए जाएंगे और 72 करोड़ रुपए की राशि में अगर 90% की बात करें तो 90% व्यय जो होगा ये केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा और बाकी के 10% की अगर बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश सरकार एवं राजस्थान सरकार जो है ये व्यय करेगी। तो पार्वती कालीसिंध चंबल लिंकिंग प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो 90% व्यय केंद्र सरकार के द्वारा यहां पर वहन किया जाएगा। आगे बात करते हैं चंदेवा की बावड़ी, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, याद रखना 1785 में वीर सिंह देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और हाल ही में दोस्तों चर्चा में इसलिए रही कि दतिया जिले में स्थित इस चंदेवा की बावड़ी को किसमें शामिल किया गया, तो भारत की जल धरोहर सूची के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। बच्चों याद रखना आंकड़ा मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, मैंने 1685 बता दिया, करेक्ट कर लेते हैं। 1675 में इसका निर्माण करवाया था किसने? राजा वीर सिंह देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सर कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले के अंतर्गत है और दतिया में भी अगर एग्जैक्ट लोकेशन की अगर बात की जाए तो दतिया शहर से 7 किलोमीटर दूर आपको दतिया भांडेर मार्ग पर दाहिनी ओर स्थित देखने को मिलेगी। 350 वर्ष पुरानी है दोस्तों, 3 बार कहेंगे, दतिया की चंदेवा की बावड़ी, दतिया की चंदेवा की बावड़ी, दतिया की चंदेवा की बावड़ी। कभी एग्जाम में पूछा जाए कि चंदेवा की बावड़ी कहां है तो कहना दतिया जिले के अंतर्गत आती है। निर्माण किसने करवाया? तो राजा वीर सिंह देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। सर इसका निर्माण कब हुआ? तो आप कहेंगे लगभग 1675 में इसका निर्माण हुआ और वर्तमान में क्यों चर्चा में है, तो कह देना कि सर भारत की एक महत्वपूर्ण, भारत की जल धरोहर सूची के अंतर्गत हाल ही में इसे शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना कि इतनी पुरानी होने के बाद भी वर्तमान में ये बहुत अच्छी स्थिति में हमें दिखाई देती है, इसीलिए चर्चा का कारण बनी है। नाम है चंदेवा की बावड़ी, चंदेवा की बावड़ी। चलिए भाई साहब, कंचन नदी पुनर्जीवन परियोजना किस जिले की है? बच्चों याद रखना कंचन नदी पुनर्जीवन परियोजना की जब हम बात कर रहे हैं तो इस परियोजना का संबंध मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से हमें देखने को मिलेगा और सिंगरौली जिले से ऐसे देखने को मिलेगा कि कंचन नदी का किया जा रहा है जीर्णोद्धार, इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। और यह किस अभियान के तहत किया जा रहा है तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि सर यह जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत चलाया जा रहा है, जिसमें इस नदी के तटों की सफाई की जा रही है। इसमें गेबियन संरचनाओं तथा गेबियन संरचनाओं का क्या किया जा रहा है? निर्माण किया जा रहा है। नदियों के दोनों ओर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें हमें सामूहिक सहभागिता देखने को मिल रही है। साथ साथ बच्चों याद रखना इन सभी कार्यों को करने के उपरांत हम क्या करेंगे तो जल संरक्षण कर पाएंगे। तो बच्चों याद रखना मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की जो कंचन नदी है इसका हाल ही में जीर्णोद्धार किया जा रहा है किस अभियान के तहत? तो आप कहेंगे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है, जहां पर नदी के तटों की सफाई हो रही है। गेबियन संरचनाओं अर्थात की पत्थर और तार की जाली का निर्माण किया जा रहा है। नदी के दोनों ओर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है और सामूहिक सहभागिता से जल संरक्षण पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो क्या हुआ? कंचन नदी पुनर्जीवन परियोजना मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से संबंधित परियोजना। थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों एक तरफ दे रखे हैं प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र और एक तरफ दे रखे हैं जिले, जैसे कि यहां पर सेमली,
कनकड़ नामक जो औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा यह मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा। मवई की अगर बात की जाए तो बच्चों याद रखना, मवई नाम का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बनकर तैयार होगा। लाल बाग की अगर बात की जाए तो लाल बाग नाम का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। और ग्वालियर का मोहना, ग्वालियर का मोहना, तो मेरे साथ याद रखना, सेमली मंदसौर का, मुरैना का मवई है, धार का लाल बाग, ग्वालियर का मोहना, ग्वालियर का मोहना। जो भी आपका सही आंसर हो वो लगा देना। मैंने सारे के सारे जमा दिए। सेमली मंदसौर का, मुरैना का मवई है, लाल बाग धार का और ग्वालियर का मोहना, ग्वालियर का मोहना। क्लियर दोस्तों, 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो कि भोपाल जिले के अंतर्गत स्थित है, इसकी स्थापना की गई। बच्चों याद रखना, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की अगर बात की जाए तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1982 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंतर्गत की गई। जी हां दोस्तों, याद रखना, यह भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया। अगर पूछा जाए कि किस मंत्रालय के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया तो आप कहेंगे भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1982 में, जी हां दोस्तों, वर्ष 1982 में स्थापित किया गया, जो कि कृषि मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था के रूप में इसे स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इसे भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन लाया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बैतूल शहडोल रेखा से दक्षिण में स्थित वन क्या है? बच्चों याद रखना, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से लेकर अगर आप शहडोल जिले तक जाओगे तो बैतूल जिले से लेकर शहडोल जिले तक जाने वाली इस वर्षा रेखा को 120 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा कहा जाता है। और इस 120 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा के दक्षिण में हमें मुख्य तौर पर आर्द्र वन देखने को मिलते हैं, अर्थात कि उष्ण आर्द्र पतझड़ वन देखने को मिलते हैं। तो बच्चों याद रखना, जब दक्षिण की बात करोगे तो कहना कि दक्षिण में उष्ण आर्द्र पतझड़ वनों की अधिकता देखने को मिलती है। और इस 120 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा के अगर उत्तर में जाओगे तो उत्तर में हमें देखने को मिलता है उष्ण शुष्क पतझड़ वन। और अगर उत्तर पश्चिम की ओर जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेंगे? कटीले वन। यहाँ पर दक्षिण पूछा था तो बैतूल शहडोल वन रेखा के दक्षिण में उष्ण आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं मध्य प्रदेश की नई वन नीति। आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति जो लाई गई थी ये वर्ष 1952 में लाई गई थी। इसके बाद जो वन नीति लाई गई इसे मध्य प्रदेश की दूसरी वन नीति कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की दूसरी वन नीति का भाई बच्चे तो याद रखना, वर्ष 2005 में मध्य प्रदेश की दूसरी वन नीति को लाया गया, जिसमें कई सारे प्रावधान किए गए। ठीक है दोस्तों, 13 क्वेश्चन के बाद 14वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट कारखाना मध्य प्रदेश के सबसे उत्तरी जिले मुरैना जिले में स्थापित किया गया। जी हां दोस्तों, 1922 से लेकर 1923 के मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थापित प्रदेश का पहला सीमेंट कारखाना बानमोर सीमेंट कारखाने के नाम से जाना जाता है। तो बोल लो बानमोर मुरैना, बानमोर मुरैना। बानमोर सीमेंट फैक्ट्री मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है, जो कि एसोसिएटेड सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा स्थापित की गई। क्लियर दोस्तों, ऐसी बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्री आपको याद करके जाना है। जैसे दमोह जिले में आपको डायमंड सीमेंट फैक्ट्री मिलेगी, सतना जिले में सतना सीमेंट फैक्ट्री, प्रिज्म सीमेंट फैक्ट्री देखने को मिलेगी, कटनी जिले में आपको कैमूर सीमेंट फैक्ट्री देखने को मिलेगी, रीवा जिले में आपको जेपी सीमेंट फैक्ट्री देखने को मिलेगी। तो मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग सीमेंट फैक्ट्री स्थापित है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में विंध्यक्रम की चट्टानों से चूने का उत्खनन किया जाता है और चूने के उत्खनन के साथ ही मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योगों की स्थापना की संभावनाएं लगातार बनी रहती है। इसीलिए आप याद करके जाना सारी की सारी सीमेंट फैक्ट्री। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। एक तरफ दे रखे हैं आपको खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और दूसरी तरफ दे रखा है स्थान। ये तो आपके लिए बड़ा ही हलवा प्रश्न होना चाहिए था। बताइए, इसमें से आपको देखना है क्या? असुमेलित युग्म। मुझे एक बात बताओ, क्या बोरेगांव मध्य प्रदेश के नीमच जिले में है? बिल्कुल गलत बात यार, ऐसी गलत बात बिल्कुल सहन नहीं की जाएगी। बच्चों याद रखना, बोरेगांव नीमच जिले में न होकर छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। पेन बड़ा खराब हो रहा है पर कोई दिक्कत नहीं, समझ जाना बच्चों, याद रख लेना कि छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। बोरेगांव छिंदवाड़ा, बोरेगांव छिंदवाड़ा।
इंडस की बात करो तो बच्चों याद रखना ये मध्य प्रदेश का पहला फूड पार्क है जो कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थापित किया गया, जिसको कि सिंध के नाम से भी जाना जाता है और इंडस के नाम से भी जाना जाता है। एक और मेगा फूड पार्क बच्चों याद रख लेना अवंतिका, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा माता रानी की नगरी अर्थात कि देवास जिले में। और बरोदी की अगर बात की जाए तो बरोदी नाम का एक बढ़िया सा जो फूड पार्क है ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में मिलेगा। जो असुमेलित युक्त था वो क्या था बेटा? ए बोल देना कि बोरेगांव नीमच में नहीं है, बोरेगांव छिंदवाड़ा, बोरेगांव छिंदवाड़ा। आगे बढ़ जाओ, 16वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीना तेल रिफाइनरी किस जिले में स्थित है? बच्चों आप सभी को पता है मध्य प्रदेश का सागर जिला, सागर जिले के अंतर्गत आता है क्या बेटा? बीना। और बीना तहसील के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा बीना का आगासोद, बीना का आगासोद, बीना का आगासोद। और इस आगासोद नामक स्थान पर ओमान देश की सहायता से, जी हाँ दोस्तों याद रख लेना, ओमान देश की सहायता से क्या किया गया था? तो बीना रिफाइनरी की स्थापना की गई थी और इस प्रकार सागर जिला इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 16 क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और एक और प्यारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना कब की गई? आप कहेंगे सर इसकी स्थापना 13 सितंबर वर्ष 1965 के दिन की गई। जी हाँ दोस्तों याद रखना 13 सितंबर वर्ष 1965 के दिन मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना राजधानी भोपाल में की गई, अर्थात कि इसका मुख्यालय हमें भोपाल में दिखाई देता है। और क्या कार्य करता है? तो जितने भी बड़े उद्योग हैं, जितने भी मध्यम उद्योग हैं, जितने भी बृहत उद्योग हैं, जितने भी मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं, इन बड़े एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को यह वित्तीय सहायता प्रदान करता है, साथ साथ तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। तो उद्देश्य भी पूछा जा सकता है मेरे छोटे छोटे बच्चों कि भैया मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जिसकी स्थापना 13 सितंबर वर्ष 1965 में भोपाल जिले के अंतर्गत की गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हम कहेंगे वृहत उद्योगों एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को यह वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है। प्रश्न पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक नीति कब आई? आप कहेंगे वर्ष 1972 में आई। प्रश्न पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश की प्रथम उद्योग संवर्धन नीति कब आई? आप कहेंगे वर्ष 2004 में आई। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना मध्य प्रदेश की पहली औद्योगिक नीति वर्ष 1972 में लाई गई, जबकि मध्य प्रदेश की प्रथम उद्योग संवर्धन नीति वर्ष 2004 में लाई गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा ऐसा उद्योग है? वित्त मंत्रालय। मध्य प्रदेश का कौन सा उद्योग वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन नहीं आता? ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन कितना प्यारा पूछ लिया। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में आता है सिक्योरिटी पेपर मिल, जिसकी स्थापना की गई थी 1967 से लेकर 68 के मध्य। बच्चों याद रखना मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है और नर्मदापुरम जिले में स्थित इस सिक्योरिटी पेपर मिल के अंतर्गत नोट छापने के कागज का निर्माण किया जाता है, स्टाम्प पेपर का निर्माण किया जाता है और यह केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। दोस्तों आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के देवास जिले में अर्थात की माता रानी की नगरी में हमें मध्य प्रदेश की एकमात्र नोट प्रेस देखने को मिलती है जिसका नाम है बैंक नोट प्रेस। और बैंक नोट प्रेस भी वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसके अलावा आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश के नीमच जिले के अंतर्गत स्थित है एल्कलाइट फैक्ट्री। ये एल्कलाइट फैक्ट्री वह फैक्ट्री है जहां पर अफीम का परिष्करण कर औषधियों का निर्माण किया जाता है और इस एल्कलाइट फैक्ट्री का संचालन भी किसके द्वारा होता है? तो बच्चों याद रखना केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। लेकिन हीरा कपड़ा मिल जो महाकाल की नगरी उज्जैन में है, यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं करती। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? याद रखना डी होगा। और ये किसके अधीन कार्य करती है? तो बच्चों वर्ष 1934-35 में हीरा मिल्स लिमिटेड जो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थापित की गई थी, यह राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग निगम, राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग निगम, राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग निगम इसके अंतर्गत कार्य करती है। क्लियर है? खटाखट फटाफट बोलते जाना, लिखते जाना, मत लिखना यार, क्या करना लिख के, ये तो क्या है पेपर है। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र राज्य सरकार के अधीन नहीं आता? दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि राज्य सरकार के अधीन जो आते हैं उनको याद ना रखें, आप तो याद रख लें क्या बेटा? केंद्र सरकार के। और केंद्र सरकार में बच्चों याद रखना आपको देखने को मिलेगा ट्रिपल पी और ट्रिपल पी के बाद क्या मिलेगा? 4 बार लिख देना बेटा एम। बोले सर
सर ये क्या लिख दिया, अरे ट्रिपल पी और 4 बार एम लिख दिया। सर पहले पी का मतलब तो बोलना धार का है पीतमपुर, ठीक है सर। दूसरे पी का मतलब क्या है, पहले पी का मतलब क्या बेटा, धार का पीतमपुर, जिसको आप कहते हो मध्य प्रदेश का, जिसको आप कहते हो भारत का डेट्रॉइट, जहां पर स्वचालित वाहनों के क्या स्थापित किए गए हैं, उद्योग। वहीं पर राजगढ़ का पीलू खेड़ी, राजगढ़ का पीलू खेड़ी, ये दूसरा है जो केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित है। फिर याद रखना पन्ना का पुरैना, पन्ना का पुरैना। तो 3 पी की पिक्चर क्या हो गई, खत्म। पी से पीतमपुर, पी से पीलू खेड़ी और पी से क्या बोलना है बच्चे, पुरैना। अब एम की शुरुआत होती है तो बोलो भिंड का है मालनपुर, भिंड का है मालनपुर। मालनपुर एक प्रमुख फूड पार्क भी है बेटा, और इसी मालनपुर नामक स्थान पर इजराइल की सहायता से लघु हथियार उद्योग की भी क्या की गई थी बेटा, स्थापना की गई थी। तो बोला भिंड का है मालनपुर। दूसरा मंडला का मेनेरी, मंडला का मेनेरी, बच्चों याद रखना मेनेरी भी एक मध्य प्रदेश का प्रमुख फूड पार्क भी है। और याद रखना कि ये क्या है, तो बोला केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया मध्य प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भी है। तो मंडला का मेनेरी। मेघनगर झाबुआ, मेघनगर झाबुआ, झाबुआ कहां पर, झाबुआ का क्या होगा बेटा, मेघनगर। और इसको तो सभी जानते हैं दोस्तों, याद रखना फाइबर ऑप्टिक का कारखाना हमें देखने को मिलता है रायसेन के मंडीदीप में। तो बच्चों ट्रिपल पी और 4 बार एम की ये कहानी आप याद रखना, एक बार पुनः बोलकर बताना। धार का है पीतमपुर, राजगढ़ का पीलू खेड़ी, और याद रखना पन्ना का पुरैना, भिंड का है मालनपुर, मंडला का मेनेरी, झाबुआ का मेघनगर, और एक एम आपको याद रखना रायसेन का मंडीदीप। इस प्रकार से केंद्र सरकार के अगर आप याद रख लोगे तो राज्य सरकार का अलग से निकाल कर बता दोगे कि बानमोर मुरैना ये केंद्र सरकार के द्वारा विकसित किया गया औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया गया क्या है बेटा, आपका औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, मतलब ए आपका आंसर सही होगा। आगे बढ़ जाओ। निम्नलिखित कथनों के आधार पर असत्य कथन का चुनाव करना है, कर देते चुनाव, क्या दिक्कत है बेटा, चुनाव करवाने में तो आपको मजा आता है। देखो प्रजाति के आधार पर मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के वन है, तो आप सभी को पता है कि प्रजाति के आधार पर मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के वन है, सागौन के वन, साल के वन, मिश्रित वन। दूसरा टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस क्या है बेटा, टेक्टोना ग्रैंडिस जो है ये सागौन का आपको देखने को मिलेगा वानस्पतिक नाम। बच्चों याद रखना टेक्टोना ग्रैंडिस जो है ये दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ना, गलत भाई, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला वृक्ष क्या है, सागौन है। और यहाँ पर घुमा फिरा के पूछा, लेकिन आप मेरे बच्चे हो, बच्चे मुझसे पढ़े हो तो लगा दोगे कि सागौन को ही टेक्टोना ग्रैंडिस कहते हैं। और मास्टर ने पढ़ाया था कि सागौन के वृक्षों की अधिकता मध्य प्रदेश में पाई जाती है, सोर या रोबस्टा। जी हाँ बच्चों, सोर या रोबस्टा साल के वृक्ष हैं। और बच्चों याद रखना सोर या रोबस्टा प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 19.36 ना, बिल्कुल गलत। बच्चों याद रखना ये जो आंकड़ा दिया गया है ये 19.36 का आंकड़ा दिया गया है। तो बच्चों क्या बताएंगे कि असत्य कथन का चुनाव करना है, तो मुझे तो 2 और 3 दोनों ही बेकार लगे। बेकार लगे में मतलब क्या हुआ बेटा, गलत लगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी रामसर साइट क्रमशः है। बच्चों याद रखना अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में रामसर साइट की संख्या कितनी है, तो कह देना रामसर साइट एमपी में बेटा 5 है। और 5 में से पहली आप सभी को याद होना चाहिए 19 अगस्त वर्ष 2002 में भोजताल, क्या बोलना बेटा, भोजताल। 19 अगस्त वर्ष 2002 में भोजताल जो कि भोपाल में आता है, राजा भोज के द्वारा निर्मित तालाब है। इस भोजताल को एमपी की प्रथम रामसर साइट घोषित किया गया। कब घोषित किया भैया, तो बोल देना वर्ष 2002 में। दूसरी रामसर साइट की बात करें तो बच्चों याद रखना सांक्य सागर झील जो कि माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी के अंतर्गत आती है, जिसमें मनिहार नदी के जल से आपूर्ति की गई। बच्चों याद रखना इसकी स्थापना कब की गई, वर्ष 2022 में। बच्चों याद रखना एमपी की सेकंड है। तीसरे की अगर बात की जाए बच्चों तो इसे कहते हैं सिरपुर तालाब, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। सिरपुर तालाब की बात करें, सरस्वती नदी के जल से इसमें क्या की गई, आपूर्ति की गई, होलकर वंशी शासकों के द्वारा बनाई गई। 2022 में से प्रदेश का तीसरा रामसर स्थल घोषित किया। और यशवंत सागर की बात करो तो बच्चों याद रख लेना यशवंत सागर जो है इसमें गंभीर नदी के जल का प्रयोग किया गया, और इसको भी 2022 में मध्य प्रदेश का तीसरा रामसर स्थल घोषित किया गया, सॉरी मध्य प्रदेश का चौथा रामसर स्थल घोषित किया गया। और वर्ष 2024 में आप देखोगे कि तवा जलाशय जो कि नर्मदापुरम जिले में स्थित है, इसे घोषित किया गया मध्य प्रदेश का 5वां रामसर स्थल। तो वर्तमान मध्य प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों, 5 हो जाती है, जिसमें क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा हमें देखने को मिलता है क्या, तो
तो बच्चों याद रखना, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा हमें देखने को मिलता है तवा। क्या मिलता है बच्चे? तवा। और सबसे छोटा जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है सिरपुर। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझना, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी रामसर साइट पूछी है, तो सबसे छोटी तो मैंने क्या बताया? सिरपुर। सबसे बड़ी क्या बताया? तवा। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए था? खटाखट लगा देते भी यार, क्या सोचने समझने वाली बात है इसमें। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़कर देखते हैं 22वां क्वेश्चन। दोस्तों 22वें क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य को डी नोटिफाई कर दिया गया। बच्चों याद रखना, आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में करेरा अभ्यारण्य आता है और करेरा अभ्यारण्य का डी नोटिफिकेशन कर दिया गया और इसके क्षेत्रफल को शामिल कर लिया गया श्योपुर के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों, याद रखना कि इसे डी नोटिफाइड कर दिया गया। और यह भी याद रखना कि करेरा अभ्यारण्य में किसका संरक्षण किया जाता था? तो सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता था। बाकी की बातें तो मैं आपको रोजगारनामा में पढ़ा ही चुका हूं। मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम जो अभ्यारण्य है ये भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य 25वां अभ्यारण्य है, ठीक है ना। 26वां अगर बनकर तैयार होगा तो कहना अहिल्याबाई होलकर। 27वां की बात करें तो बोलना ओंकारेश्वर, ठीक है ना। अभी 25वां याद रखना बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सागर का। आ जाओ, केंद्र सरकार के जल संचय जन भागीदारी अभियान में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश के किस जिले का रहा? दोस्तों बड़ी अच्छी बात है, ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत जिला बच्चों क्या है? ये खंडवा। खंडवा जिला जो है यह केंद्र सरकार के जल संचय जन भागीदारी अभियान में प्रथम स्थान पर रहा। तो पढ़ लेते हैं पूरी न्यूज। क्या है बेटा? केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाए जा रहा है जल संचय जन भागीदारी अभियान में खंडवा जिला जो है इसने कीर्तिमान रचा और देश भर में मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया। खंडवा जिले ने जल संचय करने वाले जिलों में देश में प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं राज्यों की श्रेणी में देश में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान हमें देखने को मिलेगा। यह न्यूज कहां की है? जनसंपर्क विभाग की न्यूज है। तो बच्चों याद रखना, इस जल संचय मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात की जाए तो कहना मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर रहा, जबकि जिलों की श्रेणी में पूरे भारत में नंबर 1 अगर कोई आया तो वो क्या आया बेटा? खंडवा जिला आया। चलिए आगे बात करते हैं। शीतल पानी, गोदरी, धोली, जट्टा, गढ़ी, डोंगरी किसके निक्षेप हैं? अरे ये खदानें हैं। और ये खदानें किसकी है? चिंता ना करना भैया, याद रखना ये सारी की सारी खदानें हमें किसकी देखने को मिलती है? तो तांबे की खदानें देखने को मिलती है। तांबे की सबसे मुख्य खदान क्या है? तो कहना मलाज खंड है। अब ये तो रटने वाली बात है यार दोस्तों, जितने भी खनिज संसाधन है उनकी खदानें आपको याद रखनी होंगी। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव करिए। पहला कथन क्या है? मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। सभी को पता है बेटा कि मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है और मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश के 15 नहीं बल्कि 14 जिलों से गुजरने वाली कर्क रेखा उत्तरदायी है। तो यहीं पर असत्य कथन का चुनाव हो गया आपका। क्या लगा दोगे बेटा? बी। खत्म कर लेना बच्चों। आ जाओ, इधर आ जाओ। अगला क्वेश्चन जो मिलेगा वो 26वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चुनाव करना है। सत्य कथन का चुनाव करना है और देखो क्या क्वेश्चन एक बार पढ़कर देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अरे बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 308,252 वर्ग किलोमीटर। 308,252 वर्ग किलोमीटर। 308,252 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.38% है। और इस आधार पर हमारा मध्य प्रदेश राजस्थान के उपरांत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसकी उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई हमें देखने को मिलती है 605 किलोमीटर। इसकी पूर्व से लेकर पश्चिम की लंबाई हमें देखने को मिलती है 870 किलोमीटर। ये भी बिल्कुल सही है बच्चे, याद रखना। छत्तीसगढ़ के विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। बिल्कुल, पहले इसका क्षेत्रफल हुआ करता था 44,346 वर्ग किलोमीटर, जो कि संपूर्ण भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 13.6% हुआ करता था। और इस प्रकार हमारा मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। अविभाजित मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो इसकी पूर्व से लेकर पश्चिम की लंबाई की बात करो तो कहना 996 किलोमीटर हुआ करती थी, है ना। रुक जाओ, पूर्व से लेकर पश्चिम की लंबाई की अगर बात की जाए तो कहना 1127 किलोमीटर हुआ करती थी। और उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई की बात की जाए तो 996 किलोमीटर हुआ करती थी। इस प्रकार याद रखना कि छत्तीसगढ़ के विभाजन के पूर्व हमारा प्यारा मध्य प्रदेश जो है यह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य था। लेकिन वर्तमान में हम किस स्थान पर आते हैं? दूसरे स्थान पर। आगे बढ़ जाओ। 27वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के उत्तर एवं उत्तर पूर्व बुंदेलखंड में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? यार गोंडवाना समूह की चट्टान
चट्टानें हमें कहाँ देखने को मिलती है? एमपी के पूर्वी क्षेत्र में दक्कन ट्रेप की चट्टानें हमें कहाँ देखने को मिलती है? एमपी के पश्चिमी क्षेत्र में धारवाड़ समूह की चट्टानें हमें लगभग दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो जो बचा था उसको लगा देते बेटा, आर्कियन समूह की चट्टानें, आर्कियन समूह की चट्टानें हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ जाओ, निम्नलिखित में से हीरा, निम्नलिखित में से किसमें हीरा खनिज पाया जाता है? दोस्तों याद रखना, मध्य प्रदेश में कुडप्पा क्रम की चट्टानों से बीजावर जो शिल्प मध्य प्रदेश में विंध्यांचल क्रम की जो चट्टानें हैं, इस विंध्यांचल क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आपको कुडप्पा क्रम की चट्टानें भी देखने को मिलेगी और कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बीजावर श्रेणी से हीरे का उत्खनन किया जाता है। तो बीजावर श्रेणी याद रखना, पन्ना बीजावर में, पन्ना बीजावर में। आ जाओ, कोल बेड मीथेन के भंडारण किस उपक्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं? बच्चों याद रखना, जो ये आपको कोल बेड मीथेन दिख रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा शहडोल जिले के सोहागपुर में, और शहडोल जिले के सोहागपुर में कोल बेड मीथेन का उत्खनन रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा तलचर नामक चट्टानों से क्या किए जाते हैं? उत्खनित किए जाते हैं। आगे बढ़ जाओ, 30वां क्वेश्चन बच्चों देख क्या दे रखा है? मध्य प्रदेश के संदर्भ में दे रखा है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग क्या है बेटा? जबलपुर। सबसे बड़ा जनसंख्या के दृष्टिकोण से क्या है बेटा? इंदौर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा संभाग क्या है बेटा? तो बच्चों याद रखना, सबसे छोटा संभाग मिलेगा शहडोल, और 4 अंतर्वर्ती जिलों वाला, 4 अंतर्वर्ती जिले मतलब बच्चों आप सभी को पता है कि राजगढ़ भोपाल संभाग में आता है। इधर राजगढ़ के बाद विदिशा भी भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। साथ साथ बच्चों याद रखना, ये विदिशा भी भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है, और साथ साथ रायसेन भी भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। अब विदिशा क्या किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? नहीं। रायसेन भी नहीं, विदिशा भी नहीं। राजगढ़ किसको करता है? राजस्थान। मतलब भोपाल संभाग के अंतर्गत अगर अंतर्वर्ती जिलों की बात की जाए तो 1, 2, 3 और एक याद रखना, बीच में मध्य में क्या होगा बेटा? भोपाल। तो 4 जिले भोपाल संभाग के अंतर्गत अंतर्वर्ती हैं, और एक ऐसा जिला है जो कि हमें देखने को मिलता है सीमावर्ती अर्थात की बहिर्वर्ती। अगला क्वेश्चन जो हमें देखने को मिलेगा ये है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश में तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो हमें देखने को मिलती है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में देखने को मिलती है। दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या में देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर जिले में, और तीसरी अगर बात की जाए तो तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या में देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश के सागर जिले में। तो नंबर 1 पर इंदौर, नंबर 2 पर जबलपुर, नंबर 3 पर सागर। और यहीं पर न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले भी, इनके भी क्रम याद रखना, हरदा, उमरिया, श्योपुर, हरदा, उमरिया, श्योपुर, हरदा, उमरिया, श्योपुर। याद करना बच्चे, यहां से आता है क्वेश्चन। 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिलों का क्रम बताएं, तो नंबर 1 पर इंदौर, नंबर 2 पर जबलपुर, नंबर 3 पर मिलेगा आपको सागर जिला। और अगर न्यूनतम की बात करें तो नंबर 1 पर मिलेगा हरदा, दूसरे पर उमरिया और तीसरे पर मिलेगा श्योपुर। हरदा, उमरिया, श्योपुर, हरदा, उमरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया कि मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? और असत्य कथन का अगर चुनाव करना है तो बच्चों याद रखना कि मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि वैसे शीत ऋतु का जो कार्यकाल होता है ये अक्टूबर माह से लेकर तो फरवरी माह के बीच में होता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब हम बात करते हैं कि दिसंबर माह में हम देखते हैं कि सूर्य जो है ये मकर रेखा पर लंबवत होता है, और इसी के साथ धीरे धीरे मान के चलें कि सूर्य का अधिकतम दक्षिणायन हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा भाई? सूर्य का अधिकतम दक्षिणायन हो चुका है, तो उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि तापमान तो क्या होगा बेटा? कम होगा, और तापमान कम होने के साथ साथ जो वायु दाब निर्मित होता है ये वायु दाब कैसा होता है? उच्च निर्मित होता है। वहीं पर अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में इस समय पर या इस कार्यकाल के दौरान क्या होगा? तो दक्षिणी गोलार्ध में सीधी सी बात है कि तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी, और तापमान में वृद्धि होगी तो इसका ये मतलब हुआ कि सर तापमान में वृद्धि है मतलब कि जो वायु दाब होगा ये क्या होगा? कम होगा। तो पहला कथन क्या है बेटा कि जनवरी में उच्च वायु दाब होता है, ये तो बिल्कुल सही है बच्चे, याद रखना। ये भी याद रखना कि सर उत्तरी गोलार्ध में अक्टूबर से लेकर फरवरी तक जो शीत ऋतु का कार्यकाल होता है, इस शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में वर्षा होती है, इस वर्षा को मावठा कहा जाता है, और ये मावठा जो होता है ये रबी की फसल के लिए बड़ा ही लाभकारी होता है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी आप क्या बोलेंगे कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं? मावठा। ठीक है ना। इस ऋतु में रातें बड़ी होती हैं, हम देखते हैं कि इस ऋतु में दिन क्या होते हैं? छोटे होते हैं, और रातें क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। ठीक है ना। और इसकी अवधि जो है नवंबर से लेकर जनवरी तक बताई गई, और मैंने आपको पहले ही बताया कि अक्टूबर से लेकर फरवरी माह का मध्य जो होता है ये शीत ऋतु का कार्यकाल माना जाता है। तो 31वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी। द्वितीय ग्रीष्म ऋतु की बात की जाए तो आप सभी को पता है कि 23 सितंबर वो समय है
जबकि सूर्य जो होता है एक बार पुनः किस पर लंबवत होता है, विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। और ऐसी स्थिति में सितंबर अक्टूबर माह में मध्य प्रदेश में जो हल्की हल्की गर्मी देखी जाती है इसे द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। तो सितंबर अक्टूबर माह जो है ये मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के माह कहलाते हैं। अगला प्रश्न जो हमें देखने को मिलेगा, ये मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। या सीधी सी बात है कि मध्य प्रदेश में निम्न स्थलाकृतियां उच्च स्थलाकृतियां जो होती है ये मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करती है। उच्च स्थलाकृतियों वाले क्षेत्र के अंतर्गत वर्षा हम देखते हैं कि अधिक होती है, और जहां पर निम्न स्थलाकृतियां पाई जाती है वहां पर वर्षा जो होती है वो अपेक्षाकृत कम होती है। समुद्र से दूरी की अगर बात की जाए, सीधी सी बात है कि हिंद महासागर के समीप वाला जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है वहां पर जलीय प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, आर्द्रता अधिक देखने को मिलेगी, वर्षा अधिक होती है। और वहीं अगर हम देखें उत्तरी मध्य प्रदेश की, तो उत्तरी मध्य प्रदेश की हिंद महासागर से दूरी अधिक होती है, वहां पर महाद्वीपीय प्रभाव अर्थात कि स्थलीय प्रभाव देखने को मिलता है, और वहां पर वर्षा जो होती है अपेक्षाकृत कम होती है। आपको यह भी पता होगा कि अक्षांशीय स्थिति भी मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करती है। कर्क रेखा के उत्तर वाला मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, कर्क रेखा के दक्षिण वाला मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश, कर्क रेखा के उत्तर वाले क्षेत्र में आप देखोगे कि गर्मी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, इसीलिए तो गर्म स्थानों का उस क्षेत्र में विकास हुआ, जैसे ग्वालियर है, नौगांव है, खजुराहो है, गंज बासोदा है। वहीं पर अगर कर्क रेखा के दक्षिणी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहां पर तापमान कम, वर्षा ज्यादा देखने को मिलेगी, इसीलिए अधिक वर्षा वाले स्थानों का विकास हुआ, जैसे कि पचमढ़ी 212.3 सेंटीमीटर की वर्षा, बालाघाट 150 सेंटीमीटर की वर्षा। तो मतलब ये मान के चले कि तीनों ऐसे कारक है जो कि क्या होते हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। फिर बात करते हैं चीनी यात्री फाहियान ने मध्य प्रदेश की किस जलवायु को, आ रही है तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मालवा के पठार की जलवायु को चीनी यात्री फाहियान के द्वारा विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा गया। अगला क्वेश्चन बात करते हैं किसकी बच्चे, हाँ एक तरफ दे रखी सिंचाई की परियोजनाएं, सिंचाई की योजनाएं, और एक तरफ दे रखे हैं संबंधित जिले। बच्चों याद रखना, सूरजपुर मध्यम सिंचाई परियोजना की अगर बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी। मुंजरी वृहद परियोजना की अगर बात की जाए तो यह धार एवं झाबुआ में नहीं है, बल्कि ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में हमें देखने को मिलेगी। वहीं पर बांध सुजान परियोजना की बात की जाए तो बांध सुजान परियोजना मध्य प्रदेश की प्यारी सी बेतवा की सहायक धसान नदी पर स्थित है। छतरपुर और टीकमगढ़ ये दो जिले इससे लाभान्वित होते हैं। सुक्ता परियोजना बेटा जबलपुर कटली में नहीं है, सुक्ता परियोजना जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के अंतर्गत है, और सुक्ता परियोजना का ही एक अन्य नाम है जिसे कि हम कहते हैं भगवंत सागर परियोजना। क्या बोलते हैं बेटा, भगवंत सागर परियोजना कहते हैं। आगे बढ़ जाओ, फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त परियोजना केवल 2 राज्यों की नहीं है। आप देखो माता टीला परियोजना किसकी है, तो आप कहेंगे सर एमपी प्लस यूपी की संयुक्त परियोजना हमें देखने को मिलती है। ग्रेटर गंगोह परियोजना बच्चों याद रखना पन्ना जिले में स्थित है, एमपी एवं यूपी की संयुक्त परियोजना। माता टीला कहाँ है, तो बोलना सर ये माता टीला बांध जो है ये हमें उत्तर प्रदेश के ललितपुर में देखने को मिलता है, और माता टीला परियोजना जो है ये राजघाट परियोजना या फिर ये मान के चलें कि रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जानी जाती है, बेतवा नदी पर स्थित है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है, जिसमें कि एमपी लाभान्वित होता है, राजस्थान भी लाभान्वित होता है। बाण सागर परियोजना की बात की जाए तो कहना बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है। शहडोल जिले में भी देवलोन नामक स्थान पर है, जो कि एमपी को भी लाभान्वित करती है, यूपी को भी लाभान्वित करती है, बिहार को भी लाभान्वित करती है। 2:1:1 में आपको इसका क्या दिखेगा, हिस्सेदारी देखने को मिलेगी। सर्वाधिक लाभान्वित राज्य क्या होगा, बाण सागर से, तो बोला मध्य प्रदेश। आगे बढ़ जाओ, फिर बात करते हैं 38वें क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश में समुद्र तल से 150 मीटर से कम ऊंचाई वाला भूभाग उत्तर में चंबल बेसिन तथा दक्षिण पश्चिम में नर्मदा घाटी में स्थित है। बिल्कुल सही बेटा, याद रखना कि एमपी में समुद्र तल से 150 मीटर की ऊंचाई वाला जो भूभाग है ये उत्तर में चंबल बेसिन वाला कहलाता है और दक्षिण में नर्मदा घाटी वाला कहलाता है। सबसे ऊंचा भूभाग दक्षिणी हिस्से पर स्थित है। बिल्कुल सही है यार, आप देखो ना सतपुड़ा की कई सारी ऐसी शिखर हैं जो कि ऊंचे ऊंचे हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि आप चौरागढ़ की बात करो, धूपगढ़ की बात करो, ठीक है ना। और याद रखना जिसका विस्तार गुजरात की राजपीपला की पहाड़ियों से लेकर मेकाल तक है, मतलब लगभग उपरोक्त तो सभी कथन ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सही हमें देखने को मिलेंगे। यह स्रोत लिया गया है हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक से। आगे 39 क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो मालवा के पठार की चोटियों का क्रम बताना है। सभी को पता है कि सिगार चोटी की ऊंचाई 881 मीटर है, ठीक है। दजारी की ऊंचाई कितनी है, तो बोलना सर दजारी की ऊंचाई 810 से लेकर 814 मीटर हमें देखने को मिलेगी। जाना पाओ की ऊंचाई 854 मीटर देखने को मिलेगी। तो याद रखना 132
मालवा के पठार का सर्वोच्च शिखर सिगार है, मालवा के पठार का दूसरा सर्वोच्च शिखर जो है वो जाना पाव है। ठीक है, 40वें क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सत्य कोट का चयन करना है। आप मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर नर्मदा अखरानी की पहाड़ियों को काटकर मुकरता गाज में प्रवेश करती है और मुकरता गाज में प्रवेश करने के उपरांत ही ये क्या होगी बच्चे, याद रखना, ये गुजरात में उतर जाती है। याद रखेंगे, तो मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा में नर्मदा अखरानी की पहाड़ियों को काटती है और मुकरता गार्ज से प्रवेश करती है। गार्ज की यहाँ पर लंबाई जो बताई गई है, लंबाई बड़ी गलत बताई गई है बेटा। इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। कितनी बेटा, 120 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो है केवल और केवल दूसरा जो कथन केवल ही मान के चले। अच्छा, इन पहाड़ियों से निकलकर नर्मदा गुजरात के मैदान में उतरती है। तो बच्चों याद रखना, यहाँ पर 1 और 3 जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, 1 और 3 जो हमें देखने को मिलेगा, ये सत्य देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो अच्छा सत्य पूछा था, मैं मैं असत्य की बात कर रहा हूं। बात करते हैं निम्नलिखित कथनों के आधार पर सत्य कूट का चयन करना है। बच्चों याद रखना, नर्मदा के संदर्भ में बहुत अच्छी बातें यहाँ पर कही गई है जो आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी। मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर जो नर्मदा नदी है, ये मान के चलिए कि अखरानी की पहाड़ी जो कि बड़वानी जिले के अंतर्गत आती है, अखरानी पहाड़ी से आगे बढ़ती है और मुकरदा गार्ज में प्रवेश करती है और मुकरदा गार्ज में प्रवेश करने के उपरांत ही ये गुजरात के मैदान में उतर जाती है। बच्चों ये जो मुकरदा गार्ज है, इसकी जो आपको लगभग लंबाई मिलेगी 120 किलोमीटर के लगभग मिलेगी। मतलब कि ये जो आपको 52 किलोमीटर की लंबाई दे रखी है, ये बिल्कुल गलत है। तो 1 और 3 सत्य है, बाकी जो दूसरा है वो असत्य है। ठीक है, चलिए भाई साहब, धूपगढ़ की चोटी की श्रेणी में आती है। सभी को पता, सतपुड़ा मेकाड़ पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आने वाली महादेव श्रेणी के अंतर्गत धूपगढ़, चौरागढ़, नंदीगढ़, पचमढ़ी, ये सारी हिल्स आती है। धूपगढ़ चोटी जो कि मध्य प्रदेश की सबसे उच्च सर्वोच्च शिखर माना जाता है, 1350 से लेकर 1352 मीटर। आगे निमाड़ के मैदान अवस्थित है। बच्चों याद रखना, सतपुड़ा मेकल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत एक निमाड़ का मैदान आता है और निमाड़ के मैदान का विस्तार जो है ये बुरहानपुर के असरगढ़ के पहाड़ी से लेकर नर्मदा नदी के बीच में हमें दिखाई देता है। लगभग ये निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला मैदान माना जाता है, इसीलिए इसका नाम दिया निमाड़ का मैदान। अर्थात इसका विस्तार हमें जो है ये खंडवा में देखने को मिलता है, बुरहानपुर में देखने को मिलता है और खरगोन जिले में देखने को मिलता है। आगे बढ़ जाओ, इसके बाद बात करते हैं किसकी बेटा, 43 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस नदी को उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत का विभाजक माना जाता है। आप सभी को पता है कि संपूर्ण भारत के मध्य में प्रवाहित होती है हमारी प्यारी सी मां नर्मदा नदी, है ना। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश को भी 2 भागों में विभाजित करती है और संपूर्ण भारत को भी 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है ना, जिसे रेवा, मेकाल, सुता, पुण्य सलीला, सोमो देवी, शिवतनिया, शंकरी इत्यादि प्राचीन नामों से जाना जाता है। 13-12 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये भारत की 5वीं और मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों में कौन सी नदी राज्य की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सभी को पता है कि अरब सागर में चंबल गिरती है क्या, नहीं। ताप्ती गिरती है क्या, बिल्कुल। नर्मदा गिरती है, बिल्कुल। माही गिरती है, बिल्कुल। ताप्ती की लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर। नर्मदा की अभी बताई मैंने 13-12 किलोमीटर। माही की आप देखोगे तो 583 किलोमीटर। तो ये मान के चले कि कौन सी पूछा, दूसरी पूछा है, मतलब यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, ताप्ती। सीधी सी बात है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 45 जो है ये थोड़ा सा गलत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं इसकी सही व्याख्या कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर बात की जाए तो बच्चों याद रखना, मंदसौर वैसे शिवना नदी के तट पर है, लेकिन चंबल नदी भी मंदसौर जिले से प्रवाहित होती है। बात की जाए अगर ओरछा की, तो ओरछा बिल्कुल बेतवा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित तो नहीं, लेकिन मांडू क्षेत्र से प्रवाहित होती है मां नर्मदा। साथ साथ ताप्ती नदी की अगर बात की जाए तो ताप्ती नदी पर 2 बड़े शहर जो हमें देखने को मिलेंगे, वो एक मिलेगा हमको कौन सा बेटा, तो ताप्ती नदी के तट पर एक मिलेगा हमें बैतूल और एक मिलेगा बुरहानपुर जिला, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको करेक्ट करना था चीजों को। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात। बच्चों याद रखना, बहुटी जलप्रपात की अगर बात की जाए तो बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश के मऊगन जिले के अंतर्गत आता है और मऊगन जिले के अंतर्गत आता है, जिसकी ऊंचाई 198 मीटर हमें देखने को मिलती है। दोस्तों याद रखना, बहुटी जलप्रपात की अगर बात की जाए तो ये मऊगन जिले में आने वाला मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। ठीक है दोस्तों, केवटी की बात करें तो केवटी किस नदी पर है, बच्चों याद रखना, केवटी महान नदी पर स्थित है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। भालकुंड जो है ये बीना नदी पर स्थित है सागर जिले में। पांडव की अगर बात की जाए तो पांडव और गाथा केन नदी पर स्थित पन्ना नेशनल पार्क में हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ जाओ, माही नदी की कुल लंबाई अभी मैंने बताई 583 किलोमीटर है। धार के सरदारपुर के मिंडा गांव से निकलती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती है। आदिवासी गंगा के नाम से जानी जाती है। वागड़ की गंगा कहलाती है, दक्षिणी राजस्थान की गंगा भी इसे कहा जाता है। आगे, जामनी नदी किसकी सहायक नदी है बेटा, बच्चे याद रखना, जामनी नदी मुख्य रूप से बेतवा नदी की सहायक नदी है। जामनी भी बेतवा की सहायक है, बीना भी बेतवा की सहायक है, हलाली भी बेतवा की सहायक है और धसान नदी भी बेतवा की सहायक है। तो बहुत सारी सहायक नदियां
हमें देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नंबर 1 पर नर्मदा, दूसरे पे चंबल, तीसरे पे सोन, चौथे पे ताप्ती और पांचवे पे बेतवा। तो सोन नदी 780 किलोमीटर की लंबाई के साथ एमपी की तीसरी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। सुवर्ण, सोनभद्र, हिरण्य, सुभागदी, सोन, पालिका, सोवा इत्यादि नामों से जानी जाती है। सभी को लंबाई याद करना हो तो कर लो। नर्मदा की 13-12 किलोमीटर, चंबल की 965 किलोमीटर, सोन की 780 किलोमीटर, ताप्ती की 724 किलोमीटर, बेतवा की 590 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाओ। फिर बात करते हैं एक और प्यारे क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित नहीं होती? बच्चों याद रखना, ये जो नर्मदा नदी है ये एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित होती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होती है। काली सिंध नदी एमपी एवं राजस्थान 2 राज्यों में प्रवाहित होती है। तो आंसर क्या होगा बेटा? बी आंसर यहाँ पर होना चाहिए था। यहाँ पर अपवाद क्षेत्र दे रखा है। अब मुझे एक बात बताओ, गंगा यमुना अपवाद क्षेत्र की नदी कौन सी है? गोदावरी अपवाद क्षेत्र की नदी कौन सी है? महानदी और माही। तो बच्चों याद रखना है आपको कि यहाँ पर जो महानदी दे रखी है, महानदी तंत्र के अंतर्गत आपको हसदेव भी आ जाएगा, हसदेव भी आ जाएगा। गोदावरी के अंतर्गत बेनगंगा नदी आ जाएगी। बच्चों याद रखना, जाखम नदी जो है माही नदी की सहायक नदी है और गंगा यमुना नदी तंत्र जो है इसकी नदी होती है बेतवा। बेतवा वैसे किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है, क्योंकि यूपी के हमीरपुर के निकट ये यमुना नदी में समाहित होती है ना। बेनगंगा नदी की बात करें तो सिवनी के पारसवाड़ा से निकलती है, प्राणहिता नामक स्थान पर ये वर्धा से मिलती गोदावरी में समाहित हो जाती है। महानदी तंत्र का बहुत छोटा सा पार्ट एमपी में है, जिसकी सहायक नदी हसदो या हसदेव है। माही नदी की बात करें तो जाखम सोम माही तीनों नदियों का संगम जो होता है, इस स्थान को कहा जाता है डूंगरपुर, जहां पर आदिवासियों का कुंभ आयोजित होता है। ठीक है, चलिए 52 क्वेश्चन की बात करते हैं। बुंदेलखंड के पठार में ग्रेनाइट एवं नीस क्रम की चट्टानें पाई जाती है। दोस्तों याद रखना, नीस एवं ग्रेनाइट क्रम की चट्टानें कहां पर? बुंदेलखंड में। मालवा में बेसाल्ट क्रम की चट्टानें, पूर्व के पठार में गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें। क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। इसके बाद यमुना एवं सोम नदी के मध्य जल्दी भाजक का कार्य कौन करता है? बच्चों याद रखना, कैमूर पर्वत जो है ये यमुना एवं सोन नदी के मध्य जल्दी भाजक का कार्य करता है, क्योंकि मान के चले कि अमरकंटक से जब सोन नदी निकलती है तो मार्ग में कैमूर पर्वत आ जाता है, इसीलिए सोन नदी अपना प्रवाह उत्तर पूर्व की ओर कर लेती है और गंगा की सहायक नदी बनती है। अगर कैमूर बीच में नहीं होता तो ये मान के चलिए कि सोन नदी सीधे उत्तर की ओर बहती और उत्तर की ओर बहकर यमुना की सहायक नदी बन जाती, इसीलिए यमुना एवं सोन नदी के मध्य कौन आ गया? कैमूर आ गया। 53 के बाद अगला क्वेश्चन 54, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा नहीं है। बच्चों याद रखना, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी मतलब कि पूरी सतपुड़ा मेघाल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ये जो पश्चिमी भाग है, जिसका विस्तार गुजरात के राजपीपला से लेकर मध्य प्रदेश में बुरहानपुर के दर्रे तक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है? बड़वानी, अखरानी, चूलगिरी, बीजागढ़, असीरगढ़ और निमाड़ का मैदान। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो ग्वालीगढ़ श्रेणी देखने को मिल रही है ना, ये महादेव के साथ चलती है और महादेव जो है ये सतपुड़ा का मध्य भाग कहलाता है। तो आंसर क्या होना चाहिए था? बी। आगे बढ़ जाओ। 55वें क्वेश्चन की बात करें तो पूर्व के पठार का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7% है। इसी के साथ पूर्व का पठार एमपी का सबसे छोटा पठार है। बिल्कुल सही, ये दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। इस पठार का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ। जी हाँ दोस्तों, एमपी के पूर्वी क्षेत्र में लगभग ये मान के चले कि एमपी के पूर्वी अच्छा, इसका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से नहीं हुआ, इसका निर्माण जो हुआ है बेटा याद रखना गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ है। और मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है जहां पर 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हमें देखने को मिलती है। तो आंसर क्या आपको देखने को मिलेगा? सी। आ जाओ, मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का मध्य भाग क्या है? आप सभी को पता है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है इसमें आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। जो मालवा के दक्षिण में स्थित है इसको तो हम विंध्याचल कहते हैं। रीवा पन्ना के पठार में आपको इसके 2 उपभाग देखने को मिलेंगे, जिसमें एक आपको देखने को मिलेगा भांडेर, एक मिलेगा कैमूर। तो ये कहा जा सकता है कि कैमूर और विंध्याचल के मध्य क्या है? तो बोलना भांडेर। तो आंसर क्या लगा देना था आपको? भांडेर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाओ। इसके बाद तेंदु पत्ते की अगर बात की जाए, बच्चों याद रखना तेंदु पत्ते से बीड़ी का निर्माण किया जाता है, तो बीड़ी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। साथ साथ ये भी याद रखना कि सर ये मध्य प्रदेश ग्रीष्म ऋतु काल में तेंदु पत्ते का संग्रहण, बिल्कुल सही है, तेंदु पत्ते का संग्रहण ग्रीष्म ऋतु में ही किया जाता है। यह मध्य प्रदेश का एक लघु वनोपज है। इसका राष्ट्रीयकरण 1962 में किया गया। गलत बात बेटा, याद रखना एमपी में पहला ऐसा वन उत्पाद है जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया था वर्ष 1964 में। तो यहाँ पर 1964 आना चाहिए था। आगे बढ़ जाओ बच्चों, याद रखना 58, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के जंगलों में साल बीज का एकत्रण मुख्यतः किया जाता है? बेटा साल बीज मध्य प्रदेश में दक्षिण और पूर्वी मध्य प्रदेश के अंतर्गत अर्थात कि दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं।
अगला क्वेश्चन 59, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार विकास सहकारी संघ की स्थापना या गठन कब किया गया था? तो सीधे वर्ष याद रखेंगे, 1984 में इसका गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, मनिहार नदी कहां से निकलती है? बच्चों याद रखना, मनिहार नदी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से प्रवाहित होती है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? माधव। और इसी माधव राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी से जल की आपूर्ति करके ही सिंधिया वंश के शासकों के द्वारा सांक सागर तालाब का निर्माण करवाया गया था, जिसे 2022 में रामसर स्थल घोषित किया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन 61 है दोस्तों, याद रखना, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सत्य कूट का चयन करना है। सत्य कूट का चयन ये करना है कि यहाँ पर दे रखा है कृषि विभाग के द्वारा 11 कृषि जलवायु प्रदेशों, हाँ जी हाँ दोस्तों, याद रखना कि मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या हमें देखने को मिलती है वो कितनी मिलती है? तो मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु प्रदेश हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर कृषि प्रदेशों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण जो कृषि विभाग ने किया है, ये कितने भाग में किया है? 5 भाग में किया है। और अफीम की बुआई जून जुलाई माह में की जाती है। तो बच्चों याद रखना, अफीम आप सभी को पता है कि रबी की फसल है और रबी की फसल की जो बुआई होती है ये जून जुलाई में ना होकर होती है अक्टूबर नवंबर में। तो यहाँ पर आपका जो कथन असत्य होना चाहिए था वो असत्य होना चाहिए था क्या बेटा? 3। और जो सत्य कथन है वो क्या है? 1 और 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा क्या 112 है? बचपन से रटा है बच्चों, याद रखना कि मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी है? 112। इसके बाद पूर्वी और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा अधिक होती है। ये कथन बिल्कुल सत्य है कि मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग जो ऐसा है जहां पर अधिक वर्षा होती है, इसीलिए तो यहाँ पर सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला बालाघाट आपको देखने को मिलेगा। पश्चिम व उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। सीधी सी बात है कि उत्तरी मध्य प्रदेश अर्थात कि उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, जिसको आप मध्य भारत के पठार के नाम से जानते हैं, वो न्यून वर्षा वाला क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगला कथन क्या है? मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती है। अब मुझे एक बात बताओ यार, अरे पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे तो वर्षा क्या होगी? बढ़ेगी। अगर पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर जाओगे तो वर्षा क्या होगी? घटेगी। वैसे ही उत्तर से दक्षिण की ओर आओगे तो वर्षा क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर दक्षिण से उत्तर की ओर जाओगे तो वर्षा क्या होगी? घटेगी। तो ये तो उल्टा पुल्टा दे रखा है, मतलब असत्य कथन का चुनाव करना था तो ऑप्शन क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चुनाव कीजिए। क्या मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है? हम बोलते हैं कि मध्य प्रदेश किसी भी सामुद्रिक सीमा को स्पर्श नहीं करता, इसीलिए इसे स्थलबद्ध या भू आवेष्टित कहा जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर समुद्री प्रभाव नहीं पहुंचने के कारण तटीय प्रदेशों की तुलना में वर्षा कम होती। स्वाभाविक सी बात है कि भाई महासागरीय दूरी है, सीधी सी बात है कि हिंद महासागर से बहुत दूर हमें दिखाई देता है हमारा मध्य प्रदेश, इसीलिए जितनी वर्षा तटीय क्षेत्रों में होती है अपेक्षाकृत मध्य प्रदेश में उतनी वर्षा नहीं होती। इसीलिए आप देखोगे कि वार्षिक और दैनिक तापांतर यहाँ पर अधिक देखने को मिलेगा, मतलब कि उपरोक्त सभी कथन हमें देखने को मिलेंगे सत्य। ठीक है, मार्च में सूर्य का उत्तरायण की स्थिति में मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में औसत तापमान अपेक्षाकृत डेस पाया जाता है तथा उत्तर पश्चिम में, अब देखो यार सीधी सी बात है कि मान के चले कि अगर सूर्य का उत्तरायण हो रहा है तो सूर्य का उत्तरायण जैसे ही होगा तो ये मान के चले कि सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही हमारे मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी भाग होता है, दक्षिणी भाग में औसत तापमान हमें अपेक्षाकृत कैसा मिलेगा? अधिक मिलेगा। और उत्तरी भाग में क्या मिलेगा? कम। जैसे जैसे सूर्य का उत्तरायण होगा वैसे वैसे हमें क्या मिलेगा? तो तापमान उत्तरी गोलार्ध में बढ़ता, उत्तरी मध्य प्रदेश में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अधिक और कम आपको यहाँ पर लगाना था। इसके बाद मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान अधिकतम कितना होता है? मतलब मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान अधिकतम होता है। किस क्षेत्र में अधिकतम होता है ग्रीष्म ऋतु में? दक्षिणी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में, या उपरोक्त सभी? आप सभी को पता है कि एमपी का जो दक्षिणी भाग होता है यहाँ पर जलीय प्रभाव होने के कारण तापमान कम होता है, और उत्तरी भाग जो होता है यहाँ पर स्थलीय प्रभाव होता है, इसलिए तापमान क्या होता है? अधिक होता है। तो ऑप्शन आपका होना चाहिए था सी। आ जाओ, मध्य प्रदेश के लगभग सभी भागों में दैनिक तापांतर सर्वाधिक किस माह में? तो रट लेना, घोट लेना कि सबसे ज्यादा ताप में अंतर हमें देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में मार्च माह में, जबकि सर्वाधिक तापमान की अगर बात होती तो हम कहते हैं कि सर्वाधिक गर्म माह जो है वो मई का है। तापांतर वाला माह क्या हो जाएगा? मार्च। आगे बढ़ जाओ, फिर बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में शीतकाल में लगभग कितनी वर्षा शीतोष्ण चक्रवातों और शीतकालीन बौछारों के द्वारा होती है? तो बच्चों इसको याद रखना है आपको, हिंदी ग्रंथ अकादमी का ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 12 से लेकर 18 सेंटीमीटर की अगर बात की जाए तो 12 से लेकर 18 सेंटीमीटर, 12 से लेकर 18 सेंटीमीटर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों और शीतकालीन बौछारों के द्वारा प्राप्त होती है वर्षा।
जिसे कि हम मावठा कहते हैं, जो कि रबी की फसलों के लिए बड़ा लाभकारी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। निम्नलिखित में से सबसे कम वर्षा की परिवर्तनशीलता किस स्थान पर है? बच्चों याद रखना, वर्षा की परिवर्तनशीलता क्या होती है? तो औसत से कम वर्षा का होना या औसत से अधिक वर्षा का होना वर्षा की परिवर्तनशीलता कहलाती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा की परास ज्यादा होती है, वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है, वहां पर वर्षा की परिवर्तनशीलता कम होती है, और जिन स्थानों पर वर्षा न्यून होती है वहां पर वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक होती है। स्वाभाविक सी बात है कि वर्षा की जो परिवर्तनशीलता होती है ये वर्षा की परास के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बच्चों ये आंकड़ा भी हिंदी ग्रंथ अकादमी से लिया गया। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा की परिवर्तनशीलता वाला जो जिला है ये शहडोल है, 10.9%, है ना। याद रखना कि वर्षा की परिवर्तनशीलता को प्रतिशत में मापा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनशीलता हमें खरगोन जिले में देखने को मिलती है, लगभग 48.9%। और अगर भिंड जिले की बात की जाए तो भिंड जिले में वर्षा की परिवर्तनशीलता 48.4% हमें देखने को मिलती है। तो सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनशीलता वाला जिला खरगोन है और न्यूनतम को क्या है तो बोलना शहडोल जिला। ठीक है, आ जाओ। थार-नथवेट ने मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा? मैंने आपको बताया था कि थार-नथवेट हो, एसएस मतलब कि सुब्रमण्यम या श्रीमन नारायण हो, या फिर कोपेन और जीजर हो, इनके द्वारा मध्य प्रदेश में जलवायु का किया गया है वर्गीकरण। और थार-नथवेट ने मध्य प्रदेश में जलवायु प्रदेश कितने बताए तो बोलना 3, और 3 जलवायु प्रदेशों में एक जलवायु प्रदेश इन्होंने बताया है क्या बेटा? तर अल्पाद्र जलवायु प्रदेश, एक बताया है शुष्क अल्पाद्र जलवायु प्रदेश, और एक बताया है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? आप सभी को पता है कि लेटेराइट मिट्टी वैसे तो पाई जाती है बैतूल जिले के भैंसदेही तहसील में, लेकिन इसके अलावा छिंदवाड़ा एवं बालाघाट जिले में भी लाल पीली मृदा के निक्षेपण के द्वारा जो निक्षालित मृदा बनती है लेटेराइट, वो इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगी, जो कॉफी की फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी या फिर लाभकारी होती है। आ जाइए, मध्य प्रदेश की एक तरफ दे रखी है मिट्टी, एक तरफ इसका प्रतिशत दे रखा है, जमाना था क्या ही दिक्कत है। मध्य प्रदेश में 47.6% के साथ काली मिट्टी का सर्वाधिक योगदान है। मध्य प्रदेश में 37% के साथ लाल पीली मृदा का दूसरा सर्वाधिक योगदान है। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा लगभग 3% पाई जाती है, और अगर मिश्रित मृदा की बात की जाए तो ये पाई जाती है कितना परसेंट बेटा? 10% पाई जाती है। इस प्रकार से जोड़ी आपको जमा देना था बच्चे। आगे बढ़ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मध्य भारत के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है? आप सभी को पता है कि मध्य भारत के पठार में चंबल एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा या चंबल एवं उसकी सहायक नदियों के अपर्दन एवं निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा जलोढ़ मृदा का क्या हुआ? निर्माण हुआ। आगे बढ़ जाओ। सर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जल किस बेसिन या उप बेसिन के अंतर्गत आता है? हिंदी ग्रंथ अकादमी का ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको बढ़िया तरीके से आप पढ़ना कि यमुना उप बेसिन जो है ये सर्वाधिक सर्वाधिक ये मान के चलिए कि सर्वाधिक अपवाह वाला जल बेसिन माना जाता है। ये मान के चलिए कि यमुना उप बेसिन में मध्य प्रदेश में 41.4% आपको क्या देखने को मिलेगा? इसका अपवाह क्षेत्र मिले देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें तो नर्मदा सोन लाइन के उत्तर की सभी नदियों का जल सम्मिलित है इसी में, किसी में? यमुना। आप देखते हो ना कि यमुना नदी में मध्य प्रदेश की कई सारी नदियां जाकर समाहित होती है। चंबल नदी, बेतवा नदी, सिंध नदी, ये सारी नदी जो है ये किसमें समाहित होती है बेटा? तो याद रखना कि ये पूरी की पूरी नदियां यमुना नदी में समाहित होती है। इसीलिए नर्मदा एवं सोन लाइन के ऊपर में जितनी भी नदियां हैं वो सारी की सारी नदियां यमुना उप बेसिन की नदियां कहलाती है। जैसे चंबल, सिंध नदी, केन नदी, धसान नदी, ये सारी की सारी नदी। नर्मदा बेसिन का दूसरा स्थान है, मतलब ये मान के चले कि नर्मदा बेसिन का दूसरा स्थान है, जिसके बेसिन में राज्य के कुल संभावना का 1/3 से अधिक मतलब कि 39.5% जल प्रवाहित होता है। और तीसरे स्थान पर माना गया है गंगा उप बेसिन को, जो कि मात्र 10.9% है। 10.9%। आपको पता है गंगा नदी में मात्र एक नदी मिलती है, एक नदी का नाम है सोन और एक नदी का नाम है टोस। तो नंबर 1 पर आपको रखना है यमुना उप बेसिन को कि इसमें मध्य प्रदेश की सर्वाधिक नदियां जाकर समाहित होती है। दूसरे नंबर पर रखना नर्मदा बेसिन को, और तीसरे नंबर पर क्या रखना है बेटा? तो याद रखना गंगा उप बेसिन को आपको यहाँ पर रखना है। आगे बढ़ जाओ। राज्य में आर्थिक दृष्टि से खनिज संसाधन मुख्य खनिज गौण खनिज और कितने नवीन गौण खनिजों में वर्गीकृत है? बेटा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश में गौण खनिजों की संख्या जो बताई गई है, मध्य प्रदेश में खनिजों की जो संख्या बताई गई है वो कितनी है? 31। ये आंकड़ा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आ जाइए। अवैध उत्खनन एवं भंडारण की सम्यक रोकथाम हेतु प्रदेश की लगभग कितनी खदानों को जियो टैग कर सीमांकन कर दिया गया है?
बेटा ये भी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का आपको आंकड़ा मिलेगा। इसका आंसर होगा ए, मतलब कि 7,500। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, क्या याद रखना कि अवैध उत्खनन एवं भंडारण की सम्यक रोकथाम हेतु उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली का विकास किया गया है, जिसे शीघ्र ही लागू कर दिया जाएगा और परियोजना के अंतर्गत प्रदेश की लगभग 7,500 खदानों को जियो टैग कर सीमांकन कर दिया गया है। इस परियोजना के पूर्ण रूप से लागू होने पर राजस्व अपवंचन एवं खनन संबंधी अनियमितता पर लगाम लगाई जा सकेगी। जी हाँ दोस्तों, याद रखना ये आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का डाटा है, जो आपको याद रखना है कि कितनी खदानों का सीमांकन किया गया, तो 7,500 खदानों का सीमांकन यहाँ पर किया गया। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई का स्रोत क्या है? बच्चों आप सभी को पता है कि कुएं और नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। दूसरे नंबर पर आती हैं नहरें और तीसरे नंबर पर क्या आता है? तालाब। सभी को पता होना चाहिए कि कुएं एवं नलकूपों से हम करते हैं कितना, तो हम कहेंगे 67.3% हम कुएं एवं नलकूपों से करते हैं क्या बेटा? सिंचाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। वेनगंगा नहर का निर्माण कब हुआ? आप सभी को पता होना चाहिए कि 1923 में वेनगंगा नहर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में बनाई गई, जो कि प्रदेश की पहली नहर कहलाती है। 78 क्वेश्चन की बात करें, असुमेलित युग्म का चयन करना है। एक तरफ क्या है? नहरें और एक तरफ है लाभान्वित जिले। वेनगंगा नदी से क्या बालाघाट लाभान्वित होता है? बिल्कुल बच्चों याद रखना, गुलाब सागर नहर जो कि आप देखोगे इससे सीधी लाभान्वित होता है। भांडेर से ग्वालियर दतिया दोनों लाभान्वित होते हैं, लेकिन हलाली से दमोह कटनी लाभान्वित नहीं होता। याद रखना, इससे लाभान्वित होता है विदिशा एवं रायसेन जिला। क्या बेटा? विदिशा एवं रायसेन जिला। ठीक है, 79 निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के अधिक सिंचाई वाले भाग में नहीं है? सिंचाई वाले भाग में नहीं पूछा है। बच्चों याद रखना, चंबल बेसिन में भी सिंचाई की जाती है ना, साथ साथ मालवा बेसिन में भी कुएं नलकूपों सिंचाई की जाती है, बुंदेलखंड में भी सिंचाई की जाती है, लेकिन सिंगरौली जिला जो है यहाँ पर आप ज्यादा सिंचाई नहीं देख पाओगे, तो आंसर होगा ए 80। निम्नलिखित में से सबसे कम सिंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? बच्चों याद रखना, एमपी में सबसे न्यूनतम सिंचाई वाला क्षेत्र जो हमें देखने को मिलेगा, ये क्या मिलेगा? डिंडोरी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, कम सिंचाई वाले क्षेत्र राज्य का अधिकांश भाग इस प्राथमिक सुविधा से वंचित है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां सही मायने में सिंचाई की शुरुआत नहीं हो पाई है। ऐसे जिलों में डिंडोरी मात्र 1.5%, अनूपपुर जिला दूसरे नंबर पर 2.7%, शहडोल जिला तीसरे नंबर पर 15%, चौथे नंबर पर मंडला 17.4%, अगला पांचवें नंबर पर अलीराजपुर 17.7% और सिंगरौली की अगर बात की जाए तो 18.4% है। सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से राज्य का दक्षिण पश्चिम भाग, सतपुड़ा क्षेत्र, बघेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार अभी भी बहुत ज्यादा पिछड़े हुए माने जाते हैं। ये आंकड़ा भी लिया गया है हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक से। तो बच्चों याद रखना कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से सबसे कम सिंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? आप कहेंगे सर सबसे कम सिंचाई वाला क्षेत्र है डिंडोरी। अगला क्वेश्चन 81, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सत्य कूट का चयन करना है। जबलपुर के उत्तर पूर्वी भाग में बीजावर सीरीज में हेमेटाइट अयस्क के संचय हैं। बिल्कुल बेटा, याद रखना कि जबलपुर के उत्तर पूर्वी भाग में जो बीजावर सीरीज है, यहाँ पर हमें हेमेटाइट के अयस्क का संचय प्राप्त होता है। और इसके लिए जो मुख्य खदानें हमें देखने को मिलती है वो कौन कौन सी? तो एक मिलती है अगरिया पहाड़ी, एक मिलती है सिरोली पहाड़ी, एक मिलती है जोली पहाड़ी, एक मिलती है कनवारा पहाड़ी और एक मिलती है सहोरा। ये सारे के सारे क्षेत्र लगभग लगभग जबलपुर और कटनी के अंतर्गत हमें देखने को मिलेंगे, जहां से हेमेटाइट निकाला जाता है। अगला, अयस्क में अभ्रक और सिलिका की अधिकता होने के कारण यह उच्च कोटि का होता है। नहीं बच्चे याद रखना, अभ्रक और सिलिका के कारण मध्य प्रदेश से जो हेमेटाइट उत्खनित किया जाता है ये उच्च कोटि का नहीं बल्कि निम्न कोटि का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो आपका तीसरा जो था वो गलत था बेटा, 1 और 2 सही थे। आ जाओ 82 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव करना है। हीरे के उत्खनन में मध्य प्रदेश को संपूर्ण देश में एकाधिकार प्राप्त है। ये तो बच्चों जैसा क्वेश्चन हुआ। मध्य प्रदेश में पन्ना जिले से, सतना जिले से और छतरपुर जिले से हीरा उत्खनित होता है। बिल्कुल। हीरे जिले की खदानें कौन कौन सी है? सभी को पता है। हिनोता कहाँ पर है? पन्ना। अंगोरा कहाँ पर है? छतरपुर। रामखेरिया कहाँ है? पन्ना। कोटारिया और मझगवां की बात करें तो सतना से लेकर पन्ना तक विस्तारित है। मध्य प्रदेश का प्रथम डायमंड म्यूजियम, नहीं बच्चे, डायमंड म्यूजियम जो है ये पन्ना जिले में नहीं बनाया जाएगा, ये खजुराहो जिले में बन रहा है। पन्ना जिले में तो बच्चे मिलता है डायमंड पार्क। तो यहाँ पर आपका आंसर जो गलत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों याद रखना, मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहां पर यूरेनियम मिलता है। तो बच्चों याद रखना, मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहां पर यूरेनियम मिलता है वो क्या है बेटा? शहडोल का सोहागपुर। शहडोल का सोहागपुर, इसीलिए तो हम शहडोल को यूरेनियम जिला भी कहते हैं। आगे,
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? बच्चों मध्य प्रदेश के पूरे कोयला क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र जिसे कोयले की अर्धवृत्ताकार पेटी कहा जाता है। बच्चों याद रखना, मोह पानी का विस्तार नरसिंहपुर से जबलपुर क्षेत्र के अंतर्गत है, जो सतपुड़ा के अंतर्गत आता है। शाहपुर तवा कोयले का विस्तार नर्मदापुरम जिले से लेकर बैतूल जिले तक है, ये भी सतपुड़ा के अंतर्गत आता है। कानन पेटी की अगर बात करें तो छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आती है कानन पेटी, ये भी सतपुड़ा कोयला क्षेत्र का हिस्सा है। लेकिन जोहिला की अगर बात करें, उमरिया की अगर बात करें, कोरार की अगर बात करें, सिंगरौली कोयला पेटी की बात करें, सुहागपुर कोयला पेटी की बात करें, तो ये सारी की सारी कोयला पेटी विंध्य के कोयले पेटी के अंतर्गत या फिर मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो आंसर आपका क्या होना था? सी। आगे बढ़ जाओ। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र के संदर्भ में सत्यकूट का चयन करना है। पहला क्वेश्चन, क्या ये एमपी और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? नहीं बेटा, ये एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह संयंत्र रूस की सहायता से स्थापित किया गया? नहीं बेटा, ये अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया। इसके अंतर्गत पाताखेड़ा और इसके कोयले की आपूर्ति पाताखेड़ा क्षेत्र से और जल की आपूर्ति तवा नदी से होती है। तो तीसरा कथन मुझे सत्य लग रहा है बेटा, तो तीसरा कथन जो होगा बिल्कुल सत्य होगा, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में एनटीपीसी के द्वारा संचालित ताप विद्युत केंद्र नहीं है। बच्चों याद रखना, एक तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा कौन कौन से टीपीएस स्थापित है, और एक याद रखना है कि एनटीपीसी के द्वारा कौन कौन से स्थापित है। बच्चों याद रखना, एनटीपीसी के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से हैं, तो एक हमें देखने को मिलेगा विंध्याचल ताप विद्युत गृह जो सिंगरौली में है, एक है गाडरवाड़ा ताप विद्युत गृह जो नरसिंहपुर में है, एक मिलेगा खरगोन जो कि आपको खरगोन में मिलेगा, एक मिलेगा झाबुआ। तो बच्चों याद रखना, विंध्याचल में बहुत गड्ढे हैं इसीलिए खरगोन होते हुए झाबुआ जाना है। मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, विंध्याचल में बहुत गड्ढे हैं इसीलिए खरगोन होते हुए झाबुआ में जाना है। ये सारे एनटीपीसी के द्वारा संचालित ताप विद्युत केंद्र है। वहीं पर अगर बात की जाए क्या बच्चे कि जो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड है इसके द्वारा कौन कौन से स्थापित है, तो आराम से याद रख लेना, अमरकंटक, सतपुड़ा, संजय और सिंगाजी। बच्चों याद रखना, संजू जो है ये सतपुड़ा के जंगलों में सिंगाजी से मिलकर अमर हो गया। क्या बोलोगे? संजू सतपुड़ा के जंगलों में सिंगाजी से मिलकर अमरकंटक हो गया। ऐसे करके ट्रिक बना लेना, आपको बढ़िया तरीके से हमेशा याद रहेगा। मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? सभी को पता है कि चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। इसके तहत पहला ही डैम मंदसौर जिले के गांधी सागर में बनाया गया, तो हम कह देंगे गांधी सागर मंदसौर एमपी का पहला बांध नदी घाटी परियोजना के तहत, ठीक है। दूसरा पॉइंट, वेलस्पन सौर विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? बच्चों याद रखना, वेलस्पन जो है ये मध्य प्रदेश के नीमच जिले से संबंधित एक महत्वपूर्ण सौर परियोजना हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद 89 क्वेश्चन, 1920 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बच्चों याद रखना, हाल ही में 1920 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना नीमच जिले के खिमला ग्राम में आपको देखने को मिलेगी। रोजगारनामा में ये मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने देखा होगा तो आप अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है ना। क्राफ्ट हैंडलूम विलेज के रूप में मध्य प्रदेश के किस गांव का चयन हुआ है? बच्चों याद रखना, क्या याद रखना कि ये क्वेश्चन जो है ये आपके एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, जिसका आंसर होगा प्राणपुर अशोकनगर। इस न्यूज को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लो। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से अशोकनगर जिले के प्राणपुरा में शिल्प हथकरघा गांव की स्थापना कर रही है। बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज है बच्चों, याद रखना कि अशोकनगर के प्राणपुरा नामक स्थान पर भारत सरकार जो है ये मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से एक शिल्प हथकरघा गांव की स्थापना कर रही है, जिसकी कुल लागत 7.45 करोड़ रुपए की राशि है, जिसमें 4.02 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार के द्वारा साझा किया जाएगा। पर्यटन के साथ शिल्प संवर्धन को एकीकृत करने के लिए पूरे भारत में कुल 8 शिल्प हथकरघा गांव स्थापित किए जा रहे हैं, उनमें से एक है हमारा प्राणपुर, ठीक है दोस्तों। याद रखना, ये भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के 2023 का आपको स्रोत मिलेगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का, ठीक है। अब एक तरफ क्या दे रखे हैं, कोयला क्षेत्र, एक तरफ उप बेसिन, सबको पता है यार, ये सुहागपुर है, ये सिंगरौली है, ये कानन है, ये पेंच है। अब आपको बताना है कि कौन सा किससे सम्मिलित है। बच्चों याद रखना, अगर बात की जाए कानन की, तो कानन आपको देखने को मिलेगा, कानन में जुन्नार देव, क्या मिला बेटा? कानन में जुन्नार देव आपको देखने को मिला, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए अगर किसकी बेटा, सुहागपुर की, तो बिजुरी और झगड़ाखंड आपको देखने को मिलेगा। सिंगरौली की अगर बात की जाए तो सिंगरौली आपको मोहर देखने को मिलेगा। पेंच की बात की जाए तो बरकू ही देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? 2, 2 के बाद 4, 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3 अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल सही बेटा, 2 4 1 3, ठीक है। आगे बढ़ जाओ।
पीएम जनमन योजना के तहत 30 नवंबर 2024 तक विद्युत वितरण कंपनियों के द्वारा कितने आवासों को कनेक्शन प्रदान किए गए? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना। 12,650 कितने बेटा? 12,650 पीएम जनमन योजना के तहत पीवीटीजी घरों अर्थात की विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों के अंतर्गत 12,650 आवासों को क्या प्रदान किए गए? कनेक्शन प्रदान किए गए। ये भी आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर प्रस्तावित सोलर प्लांट आपको देखने को मिलेगा बच्चों, खरगोन, धार, सागर, मुरैना। खरगोन में 2000, धार में 3000, सागर में 500, मुरैना में 2000। आपको असुमिलित युग्म चुनना था तो बच्चों असुमिलित जो होगा वो होगा ए। खरगोन में 2000 नहीं बल्कि लगभग 14,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता वाला जो है ये सोलर प्लांट प्रस्तावित है। आगे बढ़ जाओ। अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश कुल अक्षय ऊर्जा आपूर्ति के मामले में देश में कौन से स्थान पर रहा? तो बच्चों याद रखना, देश में ये रहा 6वें स्थान पर। किस स्थान पर? 6वें। फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 95 की। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक एवं न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहा? बच्चों याद रखना, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जो है ये इंदौर जिले की है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि जो ये अनूपपुर जिले की है। लेकिन यहाँ पर दूसरा शब्द दे रखा है इसीलिए आप थोड़ा सा उलझ गए होंगे। दूसरा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि करने वाला जिला झाबुआ है और दूसरा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि करने वाला जिला क्या है बेटा? झाबुआ है। और दूसरा सर्वाधिक न्यूनतम दशकीय वृद्धि करने वाला जिला क्या है? बैतूल। तो झाबुआ और बैतूल आपका सही आंसर होगा। आ जाओ 96। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पिछली जनगणना की तुलना में जनसंख्या घनत्व में कितने अंकों की वृद्धि हुई? रटना पड़ेगा बेटा जनगणना, 40 अंकों की वृद्धि हुई। इसके अलावा 97 क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के लगभग कितने व्यक्ति नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं? तो ये भी आंकड़ा रटना पड़ेगा, 2.01 करोड़ लोग जो हैं ये नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। 98 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के 3 सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाले जिले। नगरीय प्रतिशत पूछा तो बेटा नंबर 1 पर भोपाल, नंबर 2 पर इंदौर और नंबर 3 पर ग्वालियर। भोपाल इंदौर ग्वालियर, भोपाल इंदौर ग्वालियर। इसके अलावा 99 क्वेश्चन, नगरीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक किस जिले में रही? तो बच्चों याद रखना, नगरीय जनसंख्या वृद्धि जो रही ये सर्वाधिक रायसेन जिले में रही 2001 से 2011 के मध्य। अंतिम क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करना है। असत्य कथन का चुनाव करना है तो एक दे रखा है, मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 33 नगर हैं। मध्य प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 4 नगर हैं। मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर एवं न्यूनतम जनसंख्या हरदा जिले में है। मध्य प्रदेश में संपूर्ण भारत में जनसंख्या के दृष्टिकोण से 5वां स्थान है। तो बच्चों याद ये रखना है आप लोगों को कि आंसर डी इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? तो डी आपको असत्य देखने को मिलेगा। यह दोस्तों 5वां नहीं बल्कि 6वें स्थान पर रहा। किस स्थान पर रहा? 6वें स्थान पर रहा। ये याद आपको रखना है, ये भी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज मैंने आपको इस पूरी की पूरी व्याख्या के साथ कई सारे प्रश्नों की जानकारी दी। ऐसे ही प्रश्नों की और जानकारी देने के लिए पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।